इलाके की रिहायशी इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौजूद। घटना में अभी तक कोई नहीं हुआ हताहत। ऊपरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने का काम जारी। और दिल्ली की एक अदालत में फिल्म आदिपुरुष की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका की गई दायर। याचिकाकर्ता ने कहा, भगवान श्री राम और हनुमान जी को चमड़े की पट्टियां पहनाकर किया गया गलत चित्रण, रावण का भी दिखाया गया गलत स्वरूप। नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम शुरुआत हो चुकी है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम वो कार्यक्रम जो सीधे जुड़ता है आपसे चुनावों की उस बयार की हर तस्वीर लेकर जो दिशा और दशा निर्धारित करती है उस राज्य की जहां पर हो रहा है चुनाव। तो अगर इस बार बात की जाए तो सबसे पहले हम बात आज करने वाले हैं सत्ता के महासंग्राम के माध्यम से उस गुजरात की, जहां की गौरव गाथा की फहरिस्त बहुत लंबी है। गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और इस चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही है क्योंकि 27 सालों के इतिहास को एक बार फिर से दोहराना है, नया इतिहास रचना है, तो इन सब के बीच दूसरी तरफ एक नई वैकल्पिक पार्टी सामने आ गई है। वो पार्टी जो कहती है कि वो जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी, यानी आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, लेकिन कितना दम दिख रहा है तय हो जाएगा। इन सब के बीच कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा वहां हो रही है, निशाना दरअसल गुजरात और हिमाचल भी है। आज गुजरात की बात करते हैं क्योंकि सत्ता का यह महासंग्राम है और सत्ता के महासंग्राम की अपनी जो परंपरा रही है निरंतर के, हम भी अब तैयार हो चुके हैं आपके लिए, तैयार हो चुके हैं उन तमाम समीकरणों को लेकर, उन तमाम सवालों को लेकर जो गुजरात चुनाव की दिशा तय करते हैं। तो आज से शुरू कर रहे हैं सत्ता का महासंग्राम और सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से कड़ी मेहनत पहले भी विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के दौरान सत्ता के महासंग्राम के जरिए आपके बीच रखी। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम तैयार है। टीम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रही है, सबसे पहले जल्दी से एक नजर। गुजरात में चुनावी बिसात सज चुकी है। राजनीतिक दलों में हृदय परिवर्तन का दौर भी शुरू हो चुका है, जिससे दल बदल की प्रक्रिया भी जोरों पर है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी गुजरात की जनता को साधने के लिए अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का सहारा ले रही है, तो वहीं दिल्ली से गुजरात का रास्ता तय करने वाली आम आदमी पार्टी भी गुजरात में जमीनें तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और सरकार बनाने का दम भर रही है। चुनावी बिसात से सत्ता की हर शेमात की पूरी खबर के लिए सुदर्शन की टीम भी तैयार है। ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन की पूरी टीम उतर चुकी है। सुदर्शन न्यूज हर बार की तरह फिर से सत्ता का महासंग्राम लेकर आप सभी के बीच आ चुका है, जो चुनावों की दशा और दिशा दोनों तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खबरिया चैनलों के एकालाप से कर हम दिखाएंगे मुद्दे की हर खबर, जिसका सीधा सरोकार होगा आपसे। सुदर्शन न्यूज भी अपने सर्वे के साथ आपके बीच आ चुका है। आपके दावे, आपकी बातें, आपका हाँ और ना ये तय करेगा कि गुजरात के सत्ता के महासंग्राम का सिरमौर आखिर कौन हो सकता है। सबसे पहले और सबसे तेज आप भी जुड़िए सुदर्शन सर्वे से, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, जनता के द्वारा जनता के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लोकतंत्र
का ये महापर्व है, जनता के द्वारा जनता के लिए है, इसलिए जो स्थिति परिस्थिति बन रही है वो स्थिति परिस्थिति ही आने वाले प्रतिफल को तैयार कर देगी। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि हम गुजरात चुनावों की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं किस तरीके का राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बना हुआ है। अभी वर्तमान में विधानसभा की क्या परिस्थिति है, 2017 और 2012 में क्या रिजल्ट थे, आइए जरा जल्दी नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान में गुजरात में विधानसभा की स्थिति क्या कहती है। कुल सीटें 182 हैं। इन 182 सीटों में बहुमत का यानी जादुई आंकड़ा 92 का है। और वर्तमान अगर विधानसभा की बात करते हैं तो पूरा आकार जो बन रहा है उसमें आप स्पष्ट रूप से देखिए कि एनडीए को 111 सीटें प्राप्त हैं और दूसरी तरफ विपक्ष यानी यूपीए 64 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। अब क्योंकि हम वर्तमान की बात कर चुके हैं तो वर्तमान में जो परिस्थिति है 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हुई थी उस वक्त की परिस्थिति से जरा देखने की कोशिश करते हैं। 2017 का इस समय आपके सामने हम परिणाम रख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77, एनसीपी 1 सीट इस चुनाव में एनसीपी को मिला था, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीटों के साथ थी और निर्दलियों के खाते में 3 सीट गई थी। 2017 की ये परिस्थिति थी। लेकिन क्योंकि ये सत्ता का महासंग्राम है इसलिए थोड़ा और पीछे चलना है। 27 साल अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो किस तरीके से बड़ा परिवर्तन हुआ। 2012 के रिजल्ट को भी जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 2012 में आपको देखिए 2012 में भारतीय जनता पार्टी के पास 115 सीटें थी। उस वक्त भी बीजेपी ने परचम फैलाया था। यहाँ पर कांग्रेस 61 सीट, गुजरात परिवर्तन पार्टी के खाते में 2 सीट आई थी, एनसीपी के खाते में 2 सीट, जेडीयू 1 सीट और निर्दलीय के खाते में भी 1 सीट थी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस यहां पर दिखती रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने रहे हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में ताल ठोककर इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। इन आंकड़ों के साथ ही आइए क्योंकि आंकड़े ही तय करते हैं आगे का प्रतिफल और इस प्रतिफल में उन सवालों की फहरिस्त अब आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिन सवालों को लेकर सुदर्शन न्यूज आपके बीच पहुंच रहा है। सुदर्शन न्यूज जो सत्ता के महासंग्राम के माध्यम से वो सर्वे लेकर आया है जो सटीक होगा, जो सत्य होगा और जो अधिकतर प्रतिफल में परिणत भी हुआ है। तो आइए जरा जल्दी उन सवालों को देख लेते हैं जो इस वक्त आपके सामने सर्वे के रूप में आप देख पाएंगे। गुजरात में हम सवाल जो रख रहे हैं आपके बीच में, गुजरात में किसकी बनेगी सरकार? पार्टीज आपके सामने है, तय आपको करना है। सरकार के कामकाज पर आप वोट डालेंगे या फिर मोदी के नाम पर? इसके साथ ही साथ सवालों की फहरिस्त में एक और प्रश्न होगा कि हिंदू राष्ट्र जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या गुजरात की जनता इसे चुनावी मुद्दा मानती है या नहीं? इस पर भी अपनी आप राय दीजिए। साथ ही साथ हम सवाल आपसे ये भी पूछेंगे कि आपके लिए चुनाव का असल मुद्दा क्या है, क्योंकि हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो सड़क, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यह सभी तो आपकी नजरों में चुनावी मुद्दा महत्वपूर्ण क्या है। इसके साथ ही साथ क्या सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं या परिवर्तन चाहते हैं, ये भी सवाल आपके बीच होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर सरकार का चयन क्या किया जाएगा गुजरात की जनता के द्वारा। इसके साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे जिस तरह से गुजरात में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी भी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार की हमेशा बात होती है, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को आप कैसा मानते हैं, ये प्रश्न भी सर्वे के दौरान आपके बीच होगा। तय आपको करना है गुजरात में महिला सुरक्षा क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप उम्मीदवारों की योग्यता, जाति, धर्म के आधार पर वोट करते हैं या फिर पार्टी के नाम पर, और मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद आखिर कौन है। ये तमाम वो प्रश्न हैं जो सर्वे में आपके सामने होंगे और जब आप सर्वे के इन प्रश्नों पर जाएंगे और प्रश्नों का उत्तर आपके सामने से, आपके तरफ से हमारे पास आएगा, उस आधार पर हम एक और सर्वे आपके बीच रखेंगे और वो बता देगा कि गुजरात में आखिरकार इस बार किसकी बयार दिख रही है। अब क्योंकि प्रश्नों की बात चली है तो चलिए इन सवालों को हम इर्द गिर्द आपके सामने रखते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 विशेष अतिथि सत्ता के महासंग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ
गुजरात से जुड़ रहे हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिगर दोशी जी। जिगर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल मुकेश जी आपके साथ आपके लिए होगा, क्योंकि जो प्रश्न सर्वे के रूप में अब जनता के बीच पहुंचे हैं, उन प्रश्नों पर सबसे बड़ा मंथन आपकी तरफ से आया और ये जो फहरिस्त तैयार की गई उसका आधार क्या रखा गया? मुकेश जी। देखिए लावनी, जब मैं ये सर्वे के लिए प्रश्न बना रहा था तो उसमें आपका भी योगदान है। आपने अपने आप को हालांकि इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे बात हुई थी और उसके बाद जो चेयरमैन सर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, और जितनी भी टीम थी, जो हमारे एडिटोरियल में टीम थी, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो इसमें देखिए बाकी जो सवाल हैं, इसमें वो सामान्य सवाल हैं जो कि आप किसी भी सर्वे में पूछते हैं। लेकिन इस बार जो सर्वे में जो 3 सवाल जो हम लोगों ने किया है, उसमें पहला है हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि हमारे चेयरमैन सर ने जो है स्पेशल उसमें डालने के लिए कहा था, तो उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स को डाला गया है। और जो दूसरी और तीसरा जो मैं 3 ही प्रश्न का जिक्र मैं करूंगा, वो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ाई लड़ी जा रही है सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से। तो एक प्रश्न ये भी रखा, क्या जनता जो है इसके साथ जाना चाहती है, क्या जनता को लगता है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है वो चुनाव का मुद्दा बनेगा, और जो कोई भी पार्टी इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी हम उसको वोट देंगे। अगर इस आधार पर वोट होगा तो हम लोग समझेंगे कि ये सुदर्शन की जीत है, और सुदर्शन ने जो जिस विचारधारा के साथ मामले को आगे बढ़ाया था उसे पब्लिक ने भी इंडोर्स किया है। उसके बाद जो है जिसके बारे में सरकार भी है, अभी हाल में जो विजयादशमी के दिन परम पूजनीय भागवत जी ने जो कहा, जनसंख्या नियंत्रण की बात करी थी, तो बढ़ती हुई आबादी को, क्या मुसलमानों की जो बढ़ती हुई आबादी है और संतुलन जो है उसको हमने एक बनाया था, क्योंकि ये आजकल जो है ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो पब्लिक में आए हुए हैं और हमारे साथ जो हम लोग रोज ही डिस्कस करते हैं इसको। अब हैप्पीनेस इंडेक्स एक ऐसा मामला है कि आपको लग रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में चुनाव में पूछना क्या जरूरी है? भाई हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में अगर आप देखें, कोई अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन इसके पीछे है कि आप 5 साल में एक बार वोट देते हैं, लेकिन उस एक बार वोट देने से आपकी खुशी जो है 5 साल बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, और आप कोई वैसे तात्कालिक मुद्दे के आधार पर वोट ना डाल दें जिससे आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो है वो आपका नीचे आ जाए, गिर जाए। तो इस आधार पर ये किया। हालांकि ये बहुत कहें जो लोगों के बीच में उतना, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अब आपने हैप्पीनेस इंडेक्स पे प्रश्न अगर रखा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर किस तरीके से आप अपने ऑप्शन का चयन करेंगे, ये भी आप दर्शकों को बताएं, और वो अपने लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स किसे मानते हैं। क्या आप जब वोट देने के लिए जाते हैं तो आपके सामने क्या होता है, यार महंगाई, आज मैं अगर आया हूं पेट्रोल भरवाना पड़ा, मुझे मिलता है पेट्रोल तो कीमत इसकी बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, तो हाँ बेसिक उसके आधार पर। या आपको लग रहा है 5 साल तक तो हमें कुछ नहीं, सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा रहा, सरकार की तरक्की होती रही और हमने अपने सामने जो है विकास होते देखा है, तो क्या वो उसे आप अपने हैप्पीनेस का इंडेक्स बना रहे हैं, या तात्कालिक मुद्दे जो आपके सामने आ रहे हैं उसके आधार पर? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो अपने वोटर हैं, जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो वो उनकी मना स्थिति क्या है, क्या वो सोच समझ करके वोट डाल रहे हैं या तात्कालिक मुद्दे से प्रभावित होकर के वोट डाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी, मतलब मुझे लगता है कि अपने जितने भी 12 क्वेश्चन आपने दिखाए हैं लावनी, उसमें ये सवाल जो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो जिगर जी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिगर जी आपने मुकेश जी को संपूर्ण रूप से सुना होगा, क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे को और सर्वे जो होते हैं दूसरे चैनल्स में उनसे हम अलग रखने का प्रयास करते हैं, और वो अलग और वो विशेष क्या है इसके बारे में मुकेश जी ने आपको विस्तार से बताया। लेकिन आपकी नजरों में, क्योंकि गुजरात की राजनीति को गुजरात में स्वयं रहते हुए आपने नजदीक से देखा है, आप बेसिक्स पर आपको लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दे उसी बेसिक्स पर होंगे, या इस बार मुद्दों में कुछ और बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे डिबेट में इनवाइट करने के लिए। अब जो मुकेश जी ने सारे मुद्दे बताए हैं और साथ ही साथ में आपने जो सर्वे बहुत सारा डिटेलिंग किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सर्वेज इतनी डिटेलिंग में ज्यादा नहीं होते हैं। तो इस डिटेल में आपने सारी चीजें मेरे ख्याल से समावेश कर ली है, जिसमें हिंदुत्व का मुद्दा भी है, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है, लोगों की सुख सुविधाओं का भी मुद्दा है, बहनों की, औरतों की सब सलामती जो है उसका भी मुद्दा है। आज की तारीख में अगर देखने जाए तो 3 चीज बहुत नजर के सामने आती है, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को अगर हम थोड़ा साइड में रख के बिल्कुल राज्य स्तर पर अगर देखने की कोशिश करें, तो एक चीज ये है कि हिंदू
हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास, ये तीन चीज ऐसी है जो बीजेपी का हमेशा कोर मुद्दा रही है और उसी को लेकर बीजेपी आज भी आगे बढ़ रही है और जिसमें लोगों को भी विश्वास डेफिनेटली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, एक बात ये भी है साथ साथ में कि जितने विपक्ष है उसमें खास करके दो मुख्य विपक्ष जैसे कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, तो उनके अंदर आम आदमी पार्टी के आने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ है, जो माहौल है वो इस वजह से कि लोगों को शायद ऐसा, जैसे आपने बताया ना हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में लोग शायद ये चाहते होते हमेशा कि हमें आज के आज ही सारी सुख सुविधा सगवड़ सब कुछ जो है वो आज ही मिल जाए। अब ये जो माइंडसेट होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार जैसे मुकेश जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कि क्या लोग पूरा 5 साल का कार्यकाल देखकर कोई अपना फैसला लेते हैं या अपनी राय बनाते, या फिर त्वरित जैसे ही जब वोट डालने गए उसी 15 दिन 10 दिन 5 दिन के अंदर उनके मन में जो मुद्दे चढ़ जाते हैं आ जाते हैं उसी के ऊपर अपना मन बनाकर वो अपना वोटिंग करते हैं। ये दोनों चीज बहुत देखने लायक। रही बात सबसे एक बड़ी है जो एक हमेशा कोई भी एक वोटर के मन में आती है या फिर जैसे राजनीति हमें या मीडिया में लोगों के बीच में आती है, तो 27 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल है। अब इतने बड़े कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी होना बहुत स्वाभाविक है। आज की तारीख में बीजेपी के सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, पर इसे ये नहीं कह सकते कि ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इतनी इस लेवल की एंटी इनकम्बेंसी हो जो सरकार को बदल दे, जैसे दिल्ली में हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में अगर जो भी विपक्ष अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं उसको बीजेपी को अगर बिठाना है तो बीजेपी के पास पर्याप्त नेता है, पर्याप्त संगठन है और पर्याप्त मुद्दे भी मतलब है। अब इसी मुद्दों के आधार पर बीजेपी को आगे बढ़ना। आपने तो दूरदर्शिता दिखाते हुए, क्योंकि हम सर्वे रखते हैं और सर्वे के बाद जो लोगों के मन की बातें हम तक पहुंचती है उसके आधार पर हम ओपिनियन पोल सामने रखते हैं, लेकिन आपने अपने मन का जो पोल था वो अभी से ही वो ओपिनियन पोल बता दिया है। लेकिन मुकेश जी, इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपके पास आते हुए, क्योंकि जब हम प्रश्न रखते हैं लोगों के बीच में, अभी हमने सर्वे आज से शुरू कर दिया है, गुजरात और हिमाचल दोनों की हम बात करेंगे, आज गुजरात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस निरंतरता में हम अलग अलग जो रोजमर्रा के भी प्रश्न हैं हम अपने सर्वे में अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से रेगुलरली भी लोगों के बीच रखते हैं। तो मैं आज चाहूंगी इस कार्यक्रम, क्योंकि ये हमारा कर्टन रेजर प्रोग्राम है, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये भी थोड़ा क्लियर आउट कर दें कि ये जो सर्वे हो रहा है आने वाले वक्त में एक ओपिनियन पोल भी उनके बीच रहेगा। वो ओपिनियन पोल जो दिशा और दशा निश्चित रूप से निर्धारित करेगा और हमेशा की तरह, क्योंकि हम पहले भी सटीक आंकड़ों के साथ जमीन पर उतरे और हमारा परिणाम भी सटीक ही दिखा था। बिल्कुल लावनी, ये जो हमने आज शुरू किया है और आज से हमारे वेब पोर्टल पे जो है ये सर्वे पॉपअप कर रहा है, आप वहाँ जा करके अपनी राय रख सकते हैं और उस आप जो राय रखेंगे उसी राय पे हम जो, चूँकि रियल टाइम डेटा होता है हमारे पास और रियल टाइम डेटा के हिसाब से ही हम यहाँ पर जो भी फैसला करते हैं, हमारा अपना कुछ भी आंकड़े में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। जो भी हमारे पास डेटाज आते हैं उसी डेटा के आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण में जो हमारे साथ जो अभी बैठे हुए हैं सर, उनके साथ भी हम लोग करते हैं, उन जैसे जितने भी लोग हैं उनके साथ करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने कहा, जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, जिगर जी जो बैठे हुए हैं, जिगर जी ने जो कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, डेफिनेटली 27 साल अगर कोई पार्टी अगर सत्ता में है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया कितना बुरा काम किया, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कहीं हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं हो रही है। और ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है जो जनता भी जो है, और चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए वो जबरदस्ती का मुद्दा जो है पॉपअप करते रहते हैं बीच में, पब्लिक और जनता के बीच में। तो इसीलिए हमने दो चीज़ों का ख्याल रखा है। ये जो सर्वे में जो क्वेश्चन है, जो सामान्य क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन का आधार ये है कि 14 से पहले और 14 के बाद, देखिए मोदी 2012 के इलेक्शन में मोदी थे मुख्यमंत्री के रूप में सामने थे, बीच में उन्होंने बदला गया, वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो गए और वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। उसके बाद 17 में चुनाव हुए तो मोदी के एब्सेंस में एक चुनाव बीजेपी जीत चुके हैं। लेकिन उसमें उस चुनाव में और इस चुनाव में फ़र्क क्या है कि वो जो चुनाव 2017 का जो हुआ था उसमें आधा कार्यकाल मोदी का था और बचा हुआ कार्यकाल जो है वो जो है दूसरे मुख्यमंत्री का था। तो पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि मोदी के बिना आपने वो चुनाव लड़ा था 17 का। लेकिन ये 2022 का जो चुनाव है इसमें पूरी तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आपके सामने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आपने 3 चेहरे वहां पर बदले हैं। यानी एंटी इनकम्बेंसी का डर जो है वो जो बीजेपी के भीतर में भी इस बात को लेकर के माथापच्ची हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि काम बहुत अच्छा हुआ है जो मोदी जी ने गुजरात में रह के करते, वो देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किया है, गुजरात में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं, इतना ज्यादा विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका असर होगा, लेकिन चुनौती वही है। मुकेश जी, आप कंटिन्यू करिएगा प्लीज। लेकिन इस समय मैं स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक दरअसल इस सर्वे का वो हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो आप गूगल पर जाइए, सुदर्शन न्यूज सर्च कीजिए और सुदर्शन न्यूज पर पहुंचकर आप जो सर्वे हमारा ऑनलाइन चल रहा है उस पर सीधे जुड़ सकते हैं। इस महासर्वे में जो 12 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के साथ आप जुड़िए, आपके मन की बात हम तक साझा करिए। 12 प्रश्नों पे आप टिक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके उस ऑप्शन पे आप टिक कीजिए। उसके बाद सबमिट बटन है, सबमिट बटन आप दबाइए और उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन है वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, वो एडिट नहीं किया जाएगा और आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हम बहुत सटीक और सच जो होता है, जो परिणाम होते हैं उसके साथ आपके बीच उतरते हैं। और जिस तरीके से मुकेश जी आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, ये सवाल जो साफ खास तौर से उठ रहा है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर है क्योंकि 27 सालों का एक लंबा समय हो चुका है। बावजूद इसके विपक्ष में जब हम तस्वीरों को देखते हैं, एक वक्त था जब हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है। फिर भी क्या आप लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के इन 27 सालों को चैलेंज कर सकते हैं? सवाल किससे? आप मुझसे? मुकेश जी आपके सही था, फिर मैं जिगर जी के पास इसी प्रश्न को लेकर जाऊंगी। मुझे लगता है कि लावनी, एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी को निपटने के लिए आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी। ये सहयोग इस मायने में करेगी, देखिए 2017 का चुनाव जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कहीं आम आदमी पार्टी चित्र में कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तस्वीर में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी। 2019 का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन चर्चा आम आदमी पार्टी की नहीं हो रही। लेकिन आज चर्चा हो रही है, जिगर साहब ने भी आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि आज वो गुजरात में एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में आने से फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, मेरा आकलन अगर है, हालांकि हमने सर्वे में इस तरीके के सवाल लिए हैं, लेकिन फायदा और नुकसान किसका होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का फायदा होगा। और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के जो चुनौती उनके सामने है, उस चुनौती के एक हथियार के रूप में आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डिवाइड जो है, वो जो वोट शेयर जो आम आदमी पार्टी के पास जाता हुआ दिख रहा है, वो कांग्रेस को चोट है, कांग्रेस के खाते से ही वोट उनको जाता दिख रहा है। ठीक है, कांग्रेस को चोट पहुंच सकती है। जिगर जी आपने भी अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के पास उनका पुराना हथियार ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वापस आ जाएगा। शंकर सिंह वाघेला जी, ये कहा जा रहा है कि उनकी री एंट्री हो सकती है, और अगर वो चेहरा कांग्रेस के पास आ जाता है तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना जो स्टैटिक्स है, अपनी स्टेबिलिटी है, वो एक जगह फिक्स है, लेकिन विपक्ष के रूप में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में अगर शंकर सिंह वाघेला की री एंट्री हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स है जो मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात मैंने कही, फिर मुकेश जी से भी ये डिस्कशन आगे बढ़ी। अब इसमें एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो मोदी जी के नाम का नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी को कोई परेशानी नहीं है, खासकर मोदी जी के नाम में लोगों को बिल्कुल भरोसा है, आज भी है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, राज्य लेवल पे, और वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई जो काम में कहीं अड़चने हुई या काम नहीं हुआ है या समय से नहीं हुआ, वो सारे प्रश्न उठ रहे हैं। रही बात जैसी आपने शंकर सिंह जी वाघेला की बात, में भी है जिगर जी, वो प्रश्न हमारे सर्वे में भी, हमने 2 प्रश्न उससे जुड़े हुए रखे हैं, और उन प्रश्नों में एक तरफ मोदी जी का नाम भी रखा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी उम्मीदवार कैसा है और काम किस तरीके से हुआ, उस प्रश्न को भी सम्मिलित किया है। बिल्कुल, ये इससे आपको बहुत डिटेल और अच्छे से उसमें जानकारी 100% मिलेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और रही बात जैसे शंकर सिंह जी वाघेला की आपने बात की, तो उनका आना कांग्रेस के लिए डेफिनेटली एक थोड़ा सा वरदान जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी है, राजनीति को, लोगों को अच्छे से जानते हैं, लोगों की नब्ज जानते हैं, तो कांग्रेस को शायद वो थोड़ा फायदा करा सके। पर आम आदमी पार्टी की जो अभी बात चल रही है ना, उसका जिक्र करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज की तारीख में वो काफी सारी सभाएं, रैली, बहुत सारा संगठन पे भी ध्यान दे रहे। पर इसमें फिर भी मैं एक निष्पक्ष तरीके से ये जरूर कहना चाहूंगा आपकी प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक बज़ क्रिएट किया है। अब वो बज़ जो है, वो जो आवाज उन्होंने क्रिएट की है, वो वोट के उसमें कितना रूपांतरित होती है, वो देखने लायक बात है। क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि सारे के सारे लोग जो भी रैलियों में आते हैं वो हमेशा सीधे ही किसी एक पार्टी की बात में आकर वोट दे देंगे। अभी एंटी इनकम्बेंसी की बात में मुकेश जी ने एक बात कही ना, जैसे सरकार ने समझिए 100 काम किए हैं, अब उसमें से 20 काम ऐसे जो कहीं रुके हुए या स्लो चल रहे,
तो विपक्ष सिर्फ वो 20 कामों को ही मुद्दा बनाता है। अब दिक्कत ये आ रही कि जो भी काम पेंडिंग है या जो भी आंदोलन कुछ भी गुजरात पे चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने एक अपनी रणनीति ऐसी बनाई है जो हम कांस्टेंट डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि अगर सरकार ने ये फला फला काम नहीं किया या कुछ भी काम नहीं किया, वो हम आपको करके दे देंगे विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ। जबकि वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, उसके लिए कितना बजट चाहिए, क्या प्रावधान रखने पड़ेंगे, वो कोई चीज की कोई क्लैरिटी नहीं करता। तो यहाँ पर जो बात उठकर आती है, हम भी जब लोगों के साथ बातें करते हैं, जब भी फील्ड में जाते, तो उनको ये भी डिस्कस करते हैं कि वापस से ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 10 चेहरे देकर वापस ऐसे 90 चेहरों को आप सिलेक्ट मत करिए कि जो आकर आपके लिए वही का वही स्थिति पैदा ना करे। आप अपने क्षेत्र के जो नेता है उसको देखिए, और वो आपके क्षेत्र का जो नेता है वो कितना कैपेबल है, वो आपके लिए कितना काम करने के योग्य है, उसको देखकर आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर परिस्थिति का निर्माण होगा। रही बात सेकंड और थर्ड स्टेज की, तो मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड स्टेज या विपक्ष में बैठने की बात है, वो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के बीच में ये चल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है, तो मेरे ख्याल से अभी वो 100 या 98 सीटों के आसपास अपनी पब्लिसिटी या जो सभाएं वगैरह है वो कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो मुकेश जी मुसीबत तो उन्हीं के मंत्री खड़ी कर देते हैं, दिल्ली में आते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वहां पे किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को टोपी पहनाते हुए पोस्टर्स भी लग जाते हैं। खैर, ये सब चर्चाएं तो होती रहेंगी क्योंकि मुद्दे अभी धीरे धीरे निकलते रहेंगे। लेकिन आपने इसका जिक्र किया है, मैं बता दूं कि ये जो किया गया है दिल्ली में, आपको क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने करवाया है और ये दिल्ली से गुजरात मैसेज दिलवाने के लिए किया है। दिल्ली से, क्योंकि जो एससी की आबादी है गुजरात में 6% है वहाँ पे, तो 6% आबादी को आपको एड्रेस करने के लिए दिल्ली से इस वाली खबर से, आप इस खबर पे जितना डिस्कस करेंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी को उतना फायदा होगा। क्योंकि ये जो है अभी तक देखिए लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किया, नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने डांट लगाई, भाई साहब डांट लगाई क्या? पब्लिक में डांट लगाई क्या? आपने कोई ट्वीट करके विरोध किया है या आपने कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं किया है। ये एक मैसेज है दलितों को वोट दिल्ली से अपने मंत्री के जरिए अरविंद केजरीवाल ने जो मैसेज दिलवाया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और यही चीज़ है, ये कांग्रेस के खिलाफ जाए, क्योंकि ये जो वोट का जो अरविंद केजरीवाल देखिए मजे हुए खिला रही है और सर्वे के तो मास्टर हैं। और इससे पहले जो है जब आंदोलन कर रहे थे तो सर्वे के आधार पे ही तो कर रहे थे, तो हम और आप तो आज सर्वे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज से 30 साल से सर्वे ही कर रहे हैं, तो उन्होंने सर्वे किया है, उनको लगा जी ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा खाली लग रहा है, यहाँ पर ये मैसेज इस तरीके से दिया जाए तो फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ये चीज़ किया। और एक चीज़ और मैं लावनी बताऊँ यहाँ से कि 27 साल का एंटी इनकमेंसी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा 27 साल का जो अनुभव है सरकार का, जो कार्य का अनुभव, उसमें क्या है देखिए, एक युवा जो 27 साल पहले पैदा हुआ होगा, कम से कम 2 नहीं तो अधिक से अधिक 3 या 4 बार जो है वोट डाल चुका होगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों को अगर मिला लें तो। इन 27 साल के युवा और 35 साल के युवाओं की संख्या 65% है। ये ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा है, तो गुजरात में इसी के आसपास होगा, थोड़ा सा या 1% ज़्यादा या 1% कम, इसी के आसपास उसका आंकड़ा होगा गुजरात में भी। तो ये जो युवा है, ये युवा गुजरात में कैसा काम हुआ है उस काम के आधार पे, उसमें मोदी जी ने सेंटर में कैसा काम किया है उसके आधार पे वोट डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो युवा हैं वो युवा काफ़ी देखिए, पहले 27 साल पहले आप किसी को प्रभावित कर लेते थे जाकर के वोटर अपने चुनाव घोषणा पत्र से, लेकिन अब क्या है युवा आपको अपनी कसौटी पे कसते हैं। आपने जो वादा किया, वादा आप कैसे, जैसे अभी बिहार चुनाव का मैं उदाहरण दूंगा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अगर मेरी सरकार बनती है तो पहले सिग्नेचर से 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो लोगों ने उसको, जो भी सीटें आई इस झूठे वादे पे आई, उनको ये नहीं पता था, जैसा कि अभी जिगर साहब ने कहा कि भाई उन्हें नहीं पता 10-20 काम जो अटके हुए हैं वो किस कारण से अटके हुए हैं, कैसे, उनको इस चीज पे नहीं जाना है। उन्होंने क्या करना है, एक ऐसा पासा फेंक देना, ऐसा प्रलोभन दे देना है कि लोग उसमें फंस जाए और उसमें वही चीज हुआ फंस के। अब जब सरकार में आ गए तो बोलते हैं नहीं ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं है। क्यों नहीं दे रहे नौकरी अभी तक नहीं मिली 10 लाख लोगों को। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत विस्तार से समझाया। हालांकि क्योंकि सत्ता का महासंग्राम अभी इन्हीं सब प्रश्नों पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, अभी तो साल के अंत तक हमें इस चीज को निरंतर इस पर बात होती रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जब आप युवा वोटर्स की बात कर रहे हैं और जब हम गुजरात की बात करते हैं, जिगर जी मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन मुकेश जी के साथ कंटिन्यू करती हूँ, 20 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगी आपको। मुकेश जी, साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि इस बार गुजरात में पाटीदार समाज को अपनी तरफ करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज था। गौरव
यात्रा भी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी हो सकता है उसमें वहां पर नजर आए। ये जो कड़वा और लेउआ समाज था जो विभाजित हो गया था, जिसमें हम पहले कह रहे थे कि लेउआ समाज भारतीय जनता पार्टी की को अपनी पहली पसंद मान रहा है और कड़वा समाज दूर होता जा रहा है, क्या आपको लगता है ये जो पूरी ऑल इन ऑल नाराजगी थी, भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी को फिलहाल अपने चेहरों के साथ दूर करने की संभावनाएं व्यक्त कर सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको ये पता है कि ये जो सेक्शन है समाज का वो आपसे नाराज है। अगर आपके पास नाराज़गी का पता चल गया तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट समय रहते कर लेंगे। तो बीजेपी को नाराज़गी का पता चल गया है और समय हिसाब से जो ट्रीटमेंट, जो पॉलिटिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो पॉलिटिकल ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कर रही है। उम्मीदवारों की फहरिस्त बदल सकती है, जैसा कि अभी जिगर जी इस बात की तरफ संकेत कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये करेंगे, उम्मीदवारों की संख्या वहाँ से देंगे और उनके डिमांड उनको सुन रहे हैं, उनको सुना जा रहा है और उनको एड्रेस किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको समस्या पता ना चले और आप सीधे चलते रहें तो उसका नुकसान होता है। लेकिन चूंकि 27 साल से सत्ता में है और समाज के हर एक वर्ग से जो है सत्ता में जो लोग होते हैं उनकी पकड़ होती है, पहुँच होती है, इसलिए उनको बिल्कुल ये पता है कि कौन सा समाज नाराज है और क्यों नाराज है। तो उनका ट्रीटमेंट जो है, पॉलिटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, वो पॉलिटिकल ट्रीटमेंट, सारे अनुभवी लोग हैं वहाँ पे, वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो इस ताक में है कि ट्रीटमेंट गलत हो, रिएक्शन हो। जैसे दवा आपने गलत दे दिया, रिएक्शन हुआ तो भाई उन्हें रिएक्शन का इलाज हम कर देंगे जी, हमारे हॉस्पिटल में आइए। रिएक्शन हो, लेकिन एक्शन में भारतीय जनता पार्टी अगर नजर आती है और ऐसी परिस्थिति में यही सवाल मैं जिगर जी आपके पास लेकर आ रही हूँ, क्योंकि कड़वा और लेउआ समाज की बात हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उम्मीदवारों के आधार पर भी चयन होगा और ये प्रश्न हमारे सर्वे में भी है, तो क्या उस कड़वा और लेउआ समाज को देखते हुए इस बार उम्मीदवारों की लिस्ट बदल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें भाजपा को बिल्कुल महारत हासिल है। अब आप जैसे यूपी का इलेक्शन देखिए, उसमें कम से कम 165 अलग अलग जाति, हालांकि आम आदमी पार्टी की, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अभी जो 12 नाम सामने रखे हैं उसमें भी आकलन इसी आधार पर किया गया है। तो अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसमें महारथी है तो आम आदमी पार्टी भी इस चीज को लेकर ही आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। जातिवाद जो है वो हमारी राजनीति का सबसे बहुत पुराना एक हथियार है, ऐसा हम बोल सकते हैं, मान सकते हैं। इसके बगैर कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ती, चाहे हमारे हिंदुस्तान में चाहे कोई भी राजनीति छोटी हो या बड़ी हो, ये पहली बात है। पर बीजेपी को महारत इसलिए हासिल है क्योंकि बीजेपी के पास आज की तारीख में पूरे विधानमंडल में अगर देखें तो 48 एमएलए है जो पटेल समाज से आते हैं, जिसमें कड़वा लेवा दोनों है। तो ये जो प्रतिशत है वो काफी है बीजेपी के पास, और आज की तारीख में उनके पास सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अलग अलग समाज के, अपने समाज के अंदर बड़े नेता के रूप में या बड़े कोई एक अच्छे पोजीशन पर, पोस्ट पर या पद पर बैठे हुए हैं। तो अब रही बात जैसे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की, कांग्रेस के पास सेकंड कैडर के नेता है। जो सेकंड कैडर के नेता का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हुए, और आम आदमी पार्टी के पास ऐसे नेता है, उम्मीदवार है जो दोनों पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से नाराज होकर अपनी टिकट बचाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। तो ये देखने लायक ये होगा कि उनके पास कितनी जनसंख्या है, कितने लोग उनका समर्थन करते। अगर जैसे 1,48,00,000 वोट लास्ट इलेक्शन में मिले थे बीजेपी को और 1,25 लाख वोट आसपास मिले थे कांग्रेस को, इसमें हार्डली 20-25 लाख वोट्स का फर्क था, पर फिर भी बीजेपी का जो वोट शेयर था जो वो 48% के आसपास रहा था। अगर इसी पैटर्न को हम देखें और जिसमें कांग्रेस के कुछ वोट कटते हैं 75-80% आसपास और 20% बीजेपी के वोट कटते हैं, आम आदमी अगर पार्टी ऐसा काटने के लिए अपना प्रयत्न करती है, फिर भी बीजेपी को ये सारे वोट बैंक का और जाति समीकरण जो है उसका फायदा होगा। तो मुझे ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे, पर उनके पास जैसे पूरी समाज में संख्या अगर 10,000 वोटों के आसपास है वो व्यक्ति के पास, तो शायद वो 10,000, 12,000, 15,000 वोट के ऊपर आके अटक पार्टी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा स्ट्रांग है, 27 सालों का उसका अनुभव है। निश्चित रूप से देखिए, प्रश्नों की फहरिस्त तो बहुत लंबी होती रहेगी, क्योंकि जब सत्ता का महासंग्राम शुरू होता है तो हम हर उस बारीकी पर विस्तार से चर्चा करते हैं जो खास तौर से चुनावों में दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं, लेकिन समय की भी कुछ सीमाएं होती है, इसलिए इस कार्यक्रम को फिलहाल मुझे यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन सत्ता का महासंग्राम आज से आगाज हो चुका है और आगाज जब हुआ है तो अंजाम क्या होगा इसका आधार भी हम तय करेंगे। थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच जिगर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत आज से हो चुकी है, सर्वे आपके बीच आ चुका है, अब आपको तय करना है अपने लिए लोकतंत्र के इस पर्व में आप किसका चयन, किसका
रहेगा, चुनाव किस आधार पर करते हैं, हमें इंतजार आपके जवाब का रहेगा। जुड़ते रहिएगा, मिलते रहेंगे सत्ता के महासंग्राम में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ